नमस्कार, फोर का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज आपको बताएंगे कि हरियाणा में कैसे खनन माफिया बेखौफ है। डीएसपी की हत्या से अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपको दिखाएंगे कि क्या खनन माफिया में खाकी का कोई खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि मेवात की वारदात से हर कोई हैरान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। फोर का फायर में आज आपको ये भी बताएंगे कि लखनऊ के मॉल में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा पर योगी किस तरह से आज एक्शन में नजर आए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। सीतामढ़ी में उदयपुर जैसी वारदात का अपडेट देंगे, साथ ही बाढ़ और बारिश से बेहाल आधे हिंदुस्तान की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देश दुनिया की 50 हेडलाइंस। हरियाणा के नूह में अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर मौत। माफियाओं को पकड़ने गई थी पुलिस। इसी साल रिटायर होने वाले थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह। नवभारत पर डीएसपी की हत्या पर बोले हरियाणा डीजीपी पीके अग्रवाल। कहा, हत्या का केस दर्ज किया गया। अवैध खनन के खिलाफ डीएसपी सुरेंद्र सिंह रेड डालने गए थे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा पुलिस का ट्वीट। कहा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहादुर अफसर के परिवार के प्रति संवेदना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। आसपास के जिलों से भी पुलिस बुलाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला। बोले, सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं। नूह मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। बोले, हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब, पुलिस का कोई खौफ नहीं। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। कहा, नूह में खनन की इजाजत नहीं। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की हत्या, ये बहुत दुखद घटना। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी की हत्या पर रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा, हरियाणा माइनिंग माफिया का अड्डा। हरियाणा सरकार आंख बंद कर बैठी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रभारी अनुराग ढांडा का बयान। कहा, डीएसपी की हत्या की न्यायिक जांच हो। हरियाणा सरकार माफिया की मिलीभगत। हरियाणा में खनन माफिया बेखौफ है। नूह घटना पर हरियाणा आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता का बयान। बोले, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो। माइनिंग का पैसा राजस्व में जमा किया जाए। अग्निपथ विवाद पर सेना का बयान। उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता हमेशा से रही है। अग्निपथ पर सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में सभी याचिकाएं ट्रांसफर करने की मांग की थी। अग्निपथ के सवाल पर रक्षा मंत्री का जवाब। कहा, जाति प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था आजादी से पहले से चली आ रही है। अग्निपथ में जाति विवाद पर बीजेपी ने कहा, विवाद खड़ा करना काफी दुखद है। सेना में जाति प्रमाण पत्र पहले से मांगते हैं। अग्निपथ मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा ने कहा, सेना में भर्ती के लिए धर्म का कोई काम नहीं। सेना पर सवाल उठा रहे विपक्षी दल। टाइम्स नाउ नवभारत से बोले संजय सिंह, सेना भर्ती के लिए जाति पूछना बीजेपी सरकार की जातिवादी सोच को उजागर करता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट। हर मुद्दे पर पीएम को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं। आर्मी रेजिमेंट सिस्टम ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज का ट्वीट। लिखा, अग्निवीर में जाति की एंट्री अब नहीं समझे तो फिर कब। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। रेलवे हो या फिर अग्निवीर, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। सारी भर्तियों को रोक कर रखा गया है। अग्निपथ पर वरुण गांधी का ट्वीट। पूछा, क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्र भर्ती तय करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद लोकसभा में तख्ती लेकर पहुंचे। तख्ती पर लिखा था, गब्बर सिंह टैक्स स्ट्राइक अगेन। विपक्ष पर भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, सदन के अंदर यह रवैया नहीं चलेगा। सदन में तख्ती लेकर आना गलत है। विपक्ष के स्थगन होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। का, मोदी सरकार जीएसटी और महंगाई पर बहस से भाग रही है। शहजाद पूनावाला का जयराम रमेश पर पलटवार। का, सदन को संवाद के बजाय विवाद की जगह क्यों बनाना। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। ट्विटर पर लिखा, संसद में सवालों से भागना असंसदीय। प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान। कहा, आदमी के लिए महंगाई बड़ी समस्या। सदन में महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। यूपीए सरकार में विपक्ष को चर्चा का हक था। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर इमरान प्रतापगढ़ी का तंज। कहा, मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जनता को भी नहीं खाने दूंगा। महंगाई और जीएसटी दरों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास सभी सांसदों का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। का, विपक्ष की रुचि राजनीति करके विकास को रोकने में है। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे आज कई बड़े बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट के विस्तार पर होगी चर्चा।
ओबीसी आरक्षण पर बोले शिंदे, कहा मैं ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने दिल्ली आया हूं। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद स्पीकर से मिले, सभी 12 सांसदों ने की मुलाकात। शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई, सीएम एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हैं पाटिल। गृह मंत्रालय ने शिवसेना के बागी सांसदों को सुरक्षा दी, सभी 12 एमएलएस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एमएसपी पर गठित कमेटी का स्वागत किया, बोले केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने वाला साबित होगा। एमएसपी पर केंद्र की कमेटी पर राघव चड्ढा का बयान, कहा समिति में सिर्फ बीजेपी और कृषि कानून समर्थक लोग, पंजाब को रखा गया है बाहर। रायपुर में होगी आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक, सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी मीटिंग, आरएसएस के सभी सहयोगी संगठन भी रहेंगे मौजूद। 21 जुलाई को सूरत जाएंगे सीएम केजरीवाल, दौरे पर गुजरात के लिए पहली गारंटी का ऐलान करेंगे। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, भारत सरकार के से मामले में हस्तक्षेप की मांग। भारत पर सीतामढ़ी का पीड़ित, कहा नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर चाकू से वार, पहले हाथापाई फिर चाकू से हमला किया गया। टाइम्स ऑफ भारत पर बोली सीतामढ़ी की पीड़ित की मां, कहा नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमला हुआ, सिगरेट का धुआं फेंककर झगड़ा शुरू किया गया, हाथापाई पहले की गई, उसके बाद चाकू से हमला कर दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़के का आरोप, नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर 4 लड़कों ने चाकू से हमला किया, पुलिस की एफआईआर में इसका जिक्र तक नहीं। टाइम्स ऑफ भारत पर सीतामढ़ी के एसपी का बड़ा बयान, नुपुर शर्मा को लेकर विवाद नहीं हुआ, सिगरेट के धुएं को लेकर विवाद हुआ, जो नाम बताए उनकी गिरफ्तारी हुई। सीतामढ़ी हमले को लेकर बोले एसपी हरकिशोर राय, कहा 15 जुलाई की वारदात है, 16 जुलाई को एफआईआर की गई, 18 जुलाई से अफवाह शुरू हुई। फुलवारी शरीफ मामले में एटीएस की छापेमारी, पटना किशनगंज समेत 10 जिलों में रेड, जांच में मिले अहम दस्तावेज। फुलवारी शरीफ मामले में आरोपी अतर और अरमान का बड़ा खुलासा, पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर में केरल से आए थे ट्रेनर, सूत्रों के हवाले से जानकारी। लुलु मॉल पर पहली बार बोले सीएम योगी, मॉल को राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है, लखनऊ प्रशासन मामले को गंभीरता से ले, ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, माहौल खराब करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। लुलु में नमाज पढ़ने के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, वीडियो के आधार पर पुलिस ने पहचान की। यूपी के सहारनपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला, तेज धारदार हथियार से एक सैनिक पर आधा दर्जन हमलावरों ने हमला कर दिया। और चलिए अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां बेखौफ खनन माफिया से डीएसपी सुरेंद्र सिंह की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। डीएसपी मेवात इलाके में पचगांव की पहाड़ी पर अवैध खनन की कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गए थे। डीएसपी की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब और तेजी से शुरू कर दी है। गृहमंत्री के निर्देश के बाद देखिए पुलिस फोर्स कार्रवाई में जुटी हुई है। डीएसपी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी यहां पर किया गया है। नूह में खनन माफिया का खूनी खेल जो है वो सामने देखने को मिला। हरियाणा के नूह में डीएसपी को ट्रक से कुचलकर मार दिया गया, क्योंकि खनन माफिया पर वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। तो डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या कर दी गई। और जब कागजात मांगा गया डीएसपी की तरफ से, खनन माफियाओं का दुस्साहस देखिए, हौसले कितने बुलंद हैं कि उन्होंने डीएसपी के ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया और जिसमें डीएसपी की मौत हो गई। आपको बता दें डीएसपी इसी साल रिटायर होने वाले थे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए नूह से संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो दे दिए गए, अनिल विज ने भी कहा, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की राशि का भी ऐलान किया है। क्या कुछ और बयान उनकी तरफ से जारी किया गया? देखिए, इसमें अभी तक यही अपडेट है कि डीएसपी की हत्या को लेकर 1 करोड़ की राहत राशि के हरियाणा सरकार ने देने की बात कही है और साथ ही ये आदेश भी दिया है कि जो लोग इस अवैध खनन में जुटे हुए थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हरियाणा पुलिस इस समय 2 बड़ी कोशिशों में लगी हुई है। उसमें सबसे बड़ी कोशिश है उस डंपर के खिलाफ जो हत्या के बाद से ही फरार है, और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग मौजूद थे, यानी कि चालक के अलावा भी कुछ लोग और थे जो खनन वहां पे कर रहे थे, जो उस डंपर के अंदर मौजूद थे। तो इन लोगों की तलाश के लिए जगह जगह पुलिस की टीम घूम रही है। दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि
इस अवैध खनन में कौन कौन लोग लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि जो डंपर है, डंपर का ड्राइवर है, वो एक बहुत छोटी मछली के तौर पर देखे जा रहे हैं। बड़ा व्यक्ति कौन इस खनन में शामिल है, उसकी भी तलाश के लिए हरियाणा में टीम बना दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि उस तक पहुंचा जाए जो इस अवैध खनन के अंदर लिप्त हो सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल देखना यही होगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो डंपर चालक था वो वाकई एक छोटी मछली है, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य माफिया है वो कौन है। जरूर किसी न किसी की शय हासिल थी, तभी हौसले इतने बुलंद हुए कि डीएसपी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। और देखिए आखिर कैसे ये पूरी वारदात जो इसको अंजाम यहां पर खनन माफियाओं की ओर से दिया गया था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में खनन माफिया बेखौफ है। नूह में अवैध खनन रोकने के दौरान माफिया ने डिप्टी एसपी की हत्या कर दी। आरोपियों ने डंपर से रौंदकर पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि ताउडू डीएसपी सुरेंद्र सिंह पचगांव के पास अवैध खनन रोकने गए थे। इसी दौरान खनन माफिया ने उन पर डंपर चढ़ा दिया। इस वारदात के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर तफ्तीश की। हालांकि हरियाणा पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। सख्त एक्शन के दावे हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि हरियाणा माइनिंग माफिया का अड्डा बन चुका है। खट्टर सरकार और उसमें बैठे अधिकारीगण और राजनीतिज्ञ माइनिंग माफिया से मिले हुए हैं। माइनिंग माफिया से धन की और बल की साठ-गांठ के इस गठजोड़ ने हरियाणा को माइनिंग माफिया का कुख्यात और बदनाम अड्डा बना दिया है। यानी अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन 3 महीने बाद ही रिटायर हो रहे डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या से हर कोई हैरान है। मेवात में डीएसपी के साथ ये वारदात उस वक्त हुई जब वो अपनी टीम के साथ अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई के लिए गए थे। इस दौरान उनके साथ गनमैन और ड्राइवर भी थे। जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने अवैध खनन कर जा रहे एक ट्रक को रोका और उससे कागजात मांगे तो वो घबरा गया और उसने डीएसपी पर ही ट्रक चढ़ा दिया। तेजी से ट्रक लेकर ड्राइवर भागने लगा। डीएसपी के गनमैन और टीम ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन डंपर लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गंभीर घायल हुए सुरेंद्र सिंह को पुलिस वालों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि हत्या के पहले खनन माफिया और डीएसपी में कहासुनी भी हुई थी। इस वारदात के बाद परिवार में मातम पसर गया है। और हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने टाइम्स नाउ भारत से खास बात की। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने उनसे खास बात की। नूह में एक डीएसपी की हत्या हुई है, डंपर से कुचलकर उसको मारा गया है। इस घटना पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं। मूलचंद जी, बड़ी दर्दनाक एक घटना हुई है, क्या वाकई में खनन माफिया बेखौफ है हरियाणा? मेरे कहे दर्दनाक घटना है, दुखंत है, पर एक खनन माफिया नहीं, ये चोर उचक्के लोग हैं। खनन माफिया तो होते हैं जो कि बड़े काम वाले हों। ये लोग वो हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, जिनके खिलाफ कानून कार्रवाई करते रहते हैं और जो पकड़ के जेल में बंद भेजे हैं। तो ये लोग कौन है? मतलब आप खनन माफिया भी चोरी करता है? ये वो लोग हैं, ट्रक भरा बेकी आई जाके, आज इधर से भर लिया, आज वहां से भर लिया, ये जो लोग हैं। और ये लोग क्या है कि इस तरह की हमने वारदात करी और इस तरह के लोगों ने कई बार हमारे साथ ही पत्थर बरसाने का काम कर रहे हैं और जब पुलिस जाती है उनके भी पत्थर बरसा देते हैं लोग। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेता भरोसा विचार हमने कार्रवाई इन पे की है, तभी तो डीएसपी गया ना। डीएसपी ने कार्रवाई करी है। इस तरह के जो 2 नंबर के लोग हैं, इस तरह के चोर चक्के लोग हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं।
तो राज्य के खनन मंत्री को आपने सुना, आश्वासन दे रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच ये 4 तस्वीरें इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। नूंह में डीएसपी की हत्या कर दी गई सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे। पचगांव की पहाड़ी पर उसके आसपास के इलाके में, अलावली हिल्स के आसपास के इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। माफिया को पकड़ने एक पूरी टीम के साथ डीएसपी गए थे। डंपर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, पेपर के इंस्पेक्शन के लिए, तो उसने गाड़ी डीएसपी पर ही चढ़ा दी। डीएसपी को डंपर से कुचल दिया गया। एक टीम के साथ वो गए थे, हालांकि हो सकता है जांच में इससे मदद मिले। एक ड्राइवर, एक गनमैन, 2 पुलिस वाले डीएसपी के साथ टीम में शामिल थे। चारों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से बेरहमी से आज डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खनन से पहले यहां पर कार्रवाई करते हुए कागजात मांगे थे। और ऐसा आप देखिए कि हौसले इतने बुलंद हैं इन खनन माफियाओं के। जो ड्राइवर था उसने डीएसपी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। जो उनके साथ गनमैन थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे और बाकी के पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। बहरहाल एक तस्वीर आपको हम धुंधली करके भी दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ी विचलित कर देने वाली वो तस्वीर होगी कि दिन दहाड़े किस तरह से बुरी तरह डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। तो अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक उनके ऊपर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भी जारी कर दिया है। नुपुर शर्मा ने दरअसल इससे पहले भी एक बार कोर्ट में याचिका दायर की थी। वो चाहती थी कि सभी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। उस वक्त बेंच की सख्त टिप्पणी के बाद विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी और नुपुर शर्मा को जमकर घेरा था। ये दूसरी कोशिश थी नुपुर शर्मा की। वही मांग कोर्ट से कि सारे एफआईआर को क्लब कर दिया जाए क्योंकि लगातार जान से मारने की धमकी उनको मिल रही है और हर राज्य में वो नहीं जा सकती जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है, नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यह है कि 10 अगस्त तक राहत दे दी गई है नुपुर शर्मा को। बिल्कुल, तो देश भर के 8 अलग अलग राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ कुल 9 एफआईआर दर्ज थी। ऐसे में हर एक राज्य में जाना, हर एक कोर्ट के सामने पेश होना उनके लिए मुमकिन नहीं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अगस्त तक का वक्त दिया है। राज्यों को भी नोटिस जारी किया है और तब तक बड़ी राहत नुपुर शर्मा के लिए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और बड़ी राहत इसलिए भी कि आज ही कलकत्ता पुलिस ने भी लुकआउट नोटिस जारी कर नुपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन अब किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार 10 अगस्त तक कम से कम नहीं कर पाएगी। तो आज उनके वकील की तरफ से भी ये कहा गया कि उनकी जान को गंभीर खतरा है, लिहाजा उनकी याचिका पर विचार करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते बात अगली खबर की करेंगे। श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था घुसपैठिया, ये भी जानकारी मिल रही है। तो नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था घुसपैठिया, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो नुपुर शर्मा की हत्या का मकसद लेकर के ये जो घुसपैठिया था वो अंदर आने की फिराक में था, जिसके बाद फोर्स ने इसे गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने घुसपैठिए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो बीएसएफ ने घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। ये जानकारी मिल रही है कि जब ये यहां भारत में आकर के नुपुर शर्मा की हत्या करने का मंसूबा पाला हुआ था इस घुसपैठिए ने और इसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया श्रीगंगानगर से। जाके यहाँ बताया जा रहा है कि घुसपैठिया पाकिस्तान का है और ये देखिए तस्वीर उसके सामने आ गई है। ये घुसपैठिया जो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से हिंदुस्तान में आया था और ऐसे में अब इसे बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ जारी है कि क्या ये अकेला है या इसके साथ इसका कनेक्शन सीमा पार से, क्योंकि ये पाकिस्तान से आया हुआ है, जुड़े हैं, क्या इसको ऑर्डर दिए गए थे और कौन कौन से लोग इसके इस नापाक मंसूबे में शामिल थे। इन तमाम बातों की तफ्तीश अब आगे होगी और पूछताछ में कई और बातें भी सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि बीएसएफ ने घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। आज ही दरअसल नुपुर शर्मा और उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात से अवगत कराया कि उन्हें नए सिरे से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में ये घटना बहुत अहम है। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने इस घुसपैठिए को गिरफ्तार किया जो नुपुर शर्मा को मारने की मंशा से घुसा था। भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त जुड़ रहे ज्यादा जानकारी लेकर। ये बड़ी खबर है, जैसा कि मैं बता रही थी, आज ही कोर्ट को बताया नुपुर शर्मा और उनके वकीलों ने कि जान से मारने की धमकियां नए सिरे से मिल रही हैं। इस बीच ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भंवर।
देखिए, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ को पकड़ा था और 17 तारीख करीब इसको पकड़ा गया था। नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता, इस बात की जो है खबरें आ रही हैं, किस तरह का प्लान बनाकर वो यहाँ पर आया था। मौलवियों की एक बैठक में इसने एक खौफनाक प्लान बनाया था और पाकिस्तान के पंजाब में मंडी बहावबीन का ये रहने वाला है रिजवान। इससे संयुक्त एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ कर रही है, करीब 5 एजेंसियां से पूछताछ कर रही है। हिंदुमल कोट चेक पोस्ट के खंखा चेक पोस्ट में भारत के सीमा में प्रवेश करते हुए इसको पकड़ा गया था। पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन इलाके में मौलवियों की बैठक में शामिल हुआ था और वहीं इसने ये प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि रिजवान पहले पाकिस्तान के जो मंडी बहाउद्दीन इलाका है वहां से लाहौर में घुसने की कोशिश, लाहौर से होते हुए आकर घुसने की कोशिश पहले भी इसने की थी लेकिन असफल हो गया था। उसके बाद साहिवाल होते हुए हिंदुमल कोट में घुसने का इसने प्लान बनाया था। भारत में घुसने के बाद गंगानगर से अजमेर शरीफ दरगाह जाने का इसका प्लान था और उसके बाद कोशिश ये कर रहा था कि नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान जो है उसको कामयाब करे। 8वीं तक पढ़ा लिखा है, इसको बताया जा रहा है, हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा जानता है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारी ज्यादा जानकारी दे नहीं रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है करीब शाम 5 बजे तक हो सकता है इस मामले को लेकर पुलिस बड़ा खुलासा करे। जी शुक्रिया बाबर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर बिहार से है, जहां सीतामढ़ी में उदयपुर जैसी वारदात सामने आई है। सीतामढ़ी में बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर एक युवक पर कुछ और धर्म के 4 लड़कों ने चाकुओं से हमला कर दिया। बिहार के सीतामढ़ी में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर इतनी विभत्स है कि इसके लिए हम आपको धुंधली तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में लड़की को कुछ लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से गोद डाला। वो बोला कि क्या देख रहा है, बोले नुपुर शर्मा वीडियो देख रहा है। फिर वो कुछ नहीं किया, वो सिगरेट पिया, उसका जो आग रहता वो मुंह पर मारा। हम बोले नीचे फेंक दे आग, वो धुआं। उसके बाद वो मतलब नहीं फैट मारा, हम भी फैट मारे, फैट से नहीं जीता तो वो चाकू गोद दिया पीछे से। अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि इसकी ये हालत गलाकाट गैंग ने की है। 1-2 नहीं बल्कि 6 बार चाकू से वार किया गया। गलाकाट गैंग के इन आरोपियों का नाम गुलाब, बिलाल, हिलाल और नेहाल है। खून से लकित अपनी जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन जिहादियों के खौफ से किसी ने उसकी मदद नहीं की। बता दें कि पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंकित अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। अंकित के परिवार का आरोप है कि नुपुर शर्मा से जुड़े वायरल पोस्ट को देखने की वजह से अंकित पर हमला किया गया, जबकि पुलिस ऐसे आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि आपसी झगड़े के बाद चाकूबाजी की घटना हुई है। अंकित जो है, जो बता रहा है, जो बयान भी दे रहा है कि उसने एफआईआर किया था, जिसमें पहली एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम था, तो थाना बोला कि नहीं लेंगे जब तक आप नुपुर शर्मा का नाम नहीं हटाइएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। डीएसपी साहब खुद ही जाने हैं, एफआईआर हुआ है और उसके बाद अभी भी इनफैक्ट वो बयान उसके भाई से फोन उनके साथ बात हुई है तो वो भी बोला है कि ये झूठ-मूठ का इसमें हाईलाइट कर दिया गया, वैसा कुछ है नहीं। ये मामला सांप्रदायिक रंग न ले, इसके लिए पुलिस ने एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार लुलु मॉल विवाद पर, जो लगातार पिछले लंबे वक्त से चला आ रहा है, उसको लेकर एक बयान दिया है। सीएम योगी ने इस मामले में लखनऊ पुलिस को सख्त हिदायत दी और कहा कि इसको राजनीति का अड्डा न बनने दिया जाए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा पर हो रही सियासत पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कहा है कि मॉल को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है, बेमतलब की बयानबाजी हो रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ऐसे मामलों को भी गंभीरता से लें और अराजकता फैलाने की मंशा रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले लखनऊ के लुलु मॉल में कुछ लोगों को नमाज अदा करते हुए देखा गया, जिसका कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया और मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई। खबर जम्मू से, क्यों बजरंग दल सड़क पर उतरा, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहले कोलंबो में कैसे सरकार के खिलाफ डटे प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए।
श्रीलंका में 100 दिनों के बाद भी सरकार विरोधी आंदोलन जारी है। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर निकले हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और वो लोग विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। खराब हालात से गुजर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से गोटाबाया राजपक्षे के साथ ही मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा हो चुका है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे ने काम संभाला है, लेकिन लोग उनसे भी नाराज हैं। दरअसल राजपक्षे पिछले हफ्ते ही प्रदर्शनकारियों के अपने घर पर कब्जे के बाद भाग गए थे। मोदी सरकार ने भी श्रीलंका संकट की जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरवादियों के हमले का अब भारत में विरोध तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वो मंदिरों और हिंदुओं पर हमला करने वालों पर एक्शन ले। साथ ही भारत सरकार से भी ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, लगातार वहां पर हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। यह एक लंबी श्रृंखला है, आज से नहीं कई वर्षों से लगातार हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। और वहां पर जितने हमारे आश्रम में हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनके अंदर तोड़फोड़ और हिंदुओं को चुन चुन कर मारने का काम जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या है अब आप केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय जो इन देशों के अंदर के ऊपर दबाव बनाए और हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। यानी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और उनके घरों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ अब बजरंग दल मैदान में उतर गया है। बात अगली खबर की। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत सैनी पर यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया है। हमलावर कौन है? हमलावरों ने इस वारदात को देखिए किस तरह से अंजाम दिया था, क्यों दिया था, आखिर कारण यहां पर क्या रहे, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत सैनी पर जानलेवा हमला हुआ है। प्रशांत सैनी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। कुछ लड़के बाइक से उतर तो ही मारपीट करने लगे। मारपीट के तहत हमने ये भी पूछा, भाई क्या बात है, क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं है, तो अपने खंजर से उसने एकदम से वार किया। अस्पताल में घायल सैनी का इलाज हो रहा है। पुलिस का कहना है कि प्रशांत सैनी के बयान के बाद ही मामले पर कार्रवाई की जा सकती है। उसको काफी चोटें हैं, गहरी चोटें हैं, उसको अस्पताल लाया गया, उसका इलाज हो रहा है, वो ठीक है, पूर्ण रूप से ठीक है। इसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है उसके तहरीर के आधार पे, और जो भी इसमें है उसको बहुत शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के मुताबिक प्रशांत पर हमला करने वाले 6 से ज्यादा लोग थे, जिन्होंने दिन दहाड़े धारदार हथियारों से प्रशांत सैनी पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने भतीजे को स्कूल से लेकर घर लौट रहा था। और चलिए अब बात करते हैं मानसून की। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में बर्बादी का आलम है। गुजरात में आए सैलाब से किस तरह से हाल बेहाल हो चुके हैं, ये हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। गुजरात के नवसारी में बाढ़ ने कैसा कहर मचाया है, वो इन आसमानी तस्वीरों को देखकर समझिए। भारी बारिश हुई, बाढ़ आई और फिर जो हुआ वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के गांव डूब गए हैं, किसानों की फसलें उजड़ गई हैं। ऐसे में अन्नदाता इस आफत से परेशान हैं। इसमें पूरा साफ है, मतलब मैं पूरा रेल में बह गया, जो प्लाव मारा हुआ इधर तक का जमीन भी निकल गया है। बाढ़ के बाद लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हालांकि सरकार ने अब मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ड्रोन तस्वीरें सरकार की ओर से किए जा रहे सर्वे की हैं, जिसमें नुकसान, फसलें बर्बाद होने का अनुमान लगाया जाएगा और उसके बाद प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुजरात के तापी में भी हालात खराब हैं। तापी समेत आसपास के जिलों में हुई भारी बारिश से तापी नदी का जलस्तर बढ़ा तो उकई डैम लबालब हो गया। ये तस्वीरें उफनते उकई डैम की हैं, जहां बाढ़ का ज्यादा पानी आने के बाद बांध के गेट खोलकर 1,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथनोर डैम में से 2.5 लाख से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और जो पानी है उसके ध्यान में रखते हुए उकाई डैम में से 6 गेट खोल के 60,000 क्यूसेक का पानी डिस्चार्ज किया जा रहा था और उसको बढ़ा के
अभी 13 गेटों में से 1,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और तंत्र को अलर्ट किया जाता है कि नीचे नदी में अवर जवर न करें। यानी डैम से पानी छोड़ने के बाद अब आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहना होगा। हालांकि प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। पानी में गाड़ी तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए तस्वीर। मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से नदी नाले लबालब हैं। ये तस्वीरें उज्जैन के बलोदा गांव की हैं, जहां नाले के तेज बहाव में गाड़ी तिनके की तरह बह गई। गनीमत ये रही कि समय रहते बोलेरो सवार गाड़ी से कूद गए, लेकिन गाड़ी पानी के तेज धार में बह गई। तो वहीं खरगोन में रूपावेल नदी उफान पर है। नदी को पार कर रहा एक शख्स देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब वो नदी पार कर दुकान जा रहा था। प्रशासन लोगों से नदी पार न करने की अपील कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश और बाढ़ का कहर बरप रहा है और आम आदमी को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता नजर आ रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और इस पूरी की पूरी योजना को लेकर कैसे सरकार को घेरा जा रहा है, क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पथ योजना पर विपक्ष का हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। जाति और धर्म को लेकर उठाए विपक्ष के सवाल पर सेना ने अपना जवाब जारी किया है। सेना ने कहा है कि अग्निवीर को लेकर कोई नियम नहीं बदला गया है। जो नियम पहले थे वही नियम अभी चल रहे हैं। किसी आपात हालात में जवानों के अंतिम संस्कार के लिए धर्म जानना जरूरी है। बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू ने सरकार से सवाल पूछे और विपक्ष ने जाति के आधार पर जवानों को बांटने का आरोप लगाया। विपक्ष अग्निपथ पर जाति और धर्म को लेकर हंगामा कर रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ही सुनवाई करेगा। और आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को नसीहत भी दी कि आप सड़क पर तो चर्चा करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, हंगामा क्यों कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से विपक्ष चलने नहीं देना चाहता। आपने बहुत महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। आज सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन उससे पहले विपक्ष का रवैया हंगामा वाला नजर आया। विपक्ष अग्निवीर, जीएसटी, महंगाई और रुपए में गिरावट को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और संसद के अंदर हंगामा किया। विपक्ष के इस रवैये पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और विपक्षी सांसदों को डांट लगाई। ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस वक्त लोकसभा स्पीकर सांसदों को डांट लगा रहे थे, उस वक्त भी विपक्षी सांसद मुद्दे लिखी तख्ती लोकसभा स्पीकर के चेहरे के सामने लहरा रहे थे। वैसे आज विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। विपक्षी दलों की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए राजस्थान की पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट एल्वा को उम्मीदवार चुना है। मार्गरेट एल्वा को 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद सर्वसम्मति से विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को ही अपना नामांकन दाखिल किया था। कहा जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले मार्गरेट एल्वा की उम्मीदवारी कमजोर नजर आ रही है।
राज्यसभा और लोकसभा में वोटों के समीकरण को देखते हुए जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन की घोषणा के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी फासला और बढ़ गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा के भक्त ही नहीं, स्थानीय दुकानदार भी काफी खुश हैं, क्योंकि 2 साल के बाद हो रही अमरनाथ यात्रा से जो पोनी वाले हैं उनका बिजनेस बढ़ गया है। बाबा बर्फानी के दरबार भक्तों के जाने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु सावन के पवित्र महीने में महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय पोनी वालों की कमाई में इजाफा हो जाता है। ये इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर भक्तों के इंतजार में रहने वाले पोनी वालों का कामकाज अमरनाथ यात्रा के दौरान ज्यादा चलता है, जिससे वो काफी खुश हैं। घोड़े वालों ने और पालकी वालों ने तो बिल्कुल संभाल के रखा है, समझ लीजिए गोदी में बिठा के पहुंचा देते हैं बाबा तक। पवित्र गुफा के लिए ऊंची चढ़ाई होने की वजह से कई लोग इनका सहारा लेते हैं, खासकर बुजुर्ग। घोड़े वाले पालकी वाले सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और बाबा की कृपा है कि घोड़े वाले और पालकी वालों को भी उनसे बाबा की कृपा से उनको रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा को बीच में बादल फटने की घटना के बाद रोक दिया गया था, जिसके बाद से ये फिर से जारी है। 30 जून से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त तक चलने वाली है।